बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन के गोल्स क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन के क्या स्टेप्स हैं और हर वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है एक डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो जी हम शुरू करते हैं। नॉर्मलाइजेशन ये बेसिकली है क्या? नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करें, कैसे करें? नॉर्मलाइजेशन is a process of decomposing relations with anomalies to produce smaller, well-structured relationships। ये तो होगी डेफिनेशन। इससे पिछली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। एनॉमलीज के बारे में है। एनॉमलीज अपडेशन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली, इंसर्शन एनॉमली। यानी अगर हमारा डेटाबेस अननॉर्मलाइज्ड होगा, पुअरली प्लान्ड होगा, तो हमारे डेटाबेस में एनॉमलीज आ सकती हैं, यानी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं इन एनॉमलीज को खत्म करने के लिए। ठीक है, जब हम एनॉमलीज को खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटाबेस है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन है क्या? एक प्रोसेस है एनॉमलीज को खत्म करने के लिए और डेटाबेस का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। ठीक है जी, ये है जी हमारी नॉर्मलाइजेशन। अब गोल्स क्या है, मेन गोल्स क्या है नॉर्मलाइजेशन के? हम हमारा जो सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन का गोल है वो है जी रिडंडेंसी। आपको पता है जी रिडंडेंसी क्या है? अननेसेसरी स्टोरेज ऑफ डाटा, अननेसेसरी कॉपी बनाना डाटा की, जिसकी वजह से हमारा जो मेमोरी रिसोर्स है, स्टोरेज रिसोर्स है, वो बहुत ज़ाया होता है। ठीक है, और स्टोरेज वेस्टेज होने के साथ साथ रिडंडेंसी की वजह से इनकंसिस्टेंसी के बहुत इशू आते हैं और इनकंसिस्टेंसी की वजह से इंटेग्रिटी के इश्यूज आते हैं। तो रिडंडेंसी एक बहुत ही बैड सिंबल है। अगर ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो ये बहुत सारे एनॉमलीज को रिडंडेंसी की वजह से आएंगी। तो नॉर्मलाइजेशन में हम रिडंडेंसी को रिड्यूस करने की खत्म करते हैं ताकि हमारी जो एनॉमलीज हैं और जो स्टोरेज है वो बच सके। दूसरा जो हमारा गोल होता है नॉर्मलाइजेशन का वो है जी हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें जो रिफरेंशियल इंटेग्रिटी है वो हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी अब क्या है कि आपको पता है कि जब हम दो टेबल्स में रिलेशनशिप बनाते हैं तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल होती है। तो ये जो रिलेशनशिप हम बना रहे हैं फॉरेन की का की मदद से, यही हमारी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इंश्योर करती है कि जो चाइल्ड टेबल है जिसमें प्राइमरी की या फॉरेन इस्तेमाल हो रही है, वहां पे डाटा इंसर्ट होने से पहले मेन टेबल में एज अ प्राइमरी की आए। ठीक है, तो हम यानी कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो हम अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें, एनफोर्स कर सकें। और ये जो नंबर 3 है, ये बड़ा सबसे अहम यही है कि हमारी जो एनॉमलीज हैं, इंसर्शन डिलीशन, ये एनॉमलीज जो एनॉमली से मुराद है प्रॉब्लम्स, वो हम खत्म कर सकें। और चौथा क्या है जी, हमारा जो डेटाबेस है वो एक तो रियल वर्ल्ड की मिसाल हो, वैसा जैसी उसमें एंटिटीज हैं वैसी ही इसमें एंटिटीज बने और हमारे लिए ये स्केलेबल हो। फ्यूचर में हमारा डेटाबेस अगर उसका साइज हम बढ़ाना चाहें तो वो आसानी से हम उसे ग्रो कर सकें, स्केलेबल हो। अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं की होगी, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो फ्यूचर में बहुत सारे मसाइल आएंगे। जैसे जैसे हमारा डेटाबेस स्केल होता जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। तो ये है जी नॉर्मलाइजेशन और ये है जी नॉर्मलाइजेशन के गोल। हम क्यों करते हैं? रिडंडेंसी खत्म करने के लिए, एनॉमलीज खत्म करने के लिए, डेटाबेस का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। तो आगे हम ये देखते हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन हमने देख लिया कि होती क्या है, इसको हमने क्यों करना है। अब हम देखते हैं जी नॉर्मलाइजेशन करनी कैसे है। ये डायग्राम बड़ी अहम है, ये आपको समझ आनी चाहिए। ये बेसिकली स्टेप्स हैं नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के। तो हम हमारे पास होगा क्या जी, हमें एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस दिया जाएगा। हमें एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस दिया जाएगा।
हम उसमें से क्या खत्म करेंगे? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को खत्म करेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को खत्म करेंगे। इन मल्टी वैल्यूड्स को हम रिपीटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, ठीक है। रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स, रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स या रिमूव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये क्या चीज है मल्टी वैल्यूड। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है। अब सपोज करेंगे एक बच्चे के पास 3 फोन नंबर है, तो हम अगर एक ही कॉलम में एक फोन नंबर, कॉमा लगाया दूसरा फोन नंबर, कॉमा लगाया तीसरा फोन नंबर, यानी एक ही कॉलम में अगर 3 उसके फोन नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो हम एक कॉलम में, ये रूल है डेटाबेस का कि एक कॉलम में एक वैल्यू आएगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम में 3 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या है, मल्टी वैल्यूड कॉलम बन गया है, एक कॉलम में मल्टी वैल्यूज आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, यही चीज रिमूव करनी है कि एक कॉलम में एक वैल्यू आए, एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आना है जी, हमारे टेबल के अगर किसी कॉलम में मल्टी वैल्यूज हैं तो उनको खत्म करना है, इसे कहते हैं रिमूव मल्टी वैल्यूड, या हम इसे कहते हैं जी रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स। जब हम ये काम कर लेंगे तो हमारा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हम ये कर लेंगे तो हमारा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तो हमने रिमूव करनी है पार्शियल डिपेंडेंसी, हमने रिमूव करनी है पार्शियल डिपेंडेंसी। ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो हमने खत्म करनी है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से पार्शियल डिपेंडेंसी, तो हमारा डेटाबेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तो हमने खत्म करनी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म करेंगे तो हमारा डेटाबेस आ जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो हम नॉर्मली थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही पढ़ते हैं, आज भी हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही पढ़ेंगे। तो पार्शियल सबसे पहले खत्म करना है रिपीटिंग ग्रुप्स या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, दूसरे में क्या खत्म करना है पार्शियल डिपेंडेंसीज, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करनी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जब ये तीनों खत्म कर लेंगे तो हमारा डेटाबेस वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो अब जी हम आगे समझेंगे साथ के साथ कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज है, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या चीज है। तो ये बातें नॉर्मलाइजेशन का समझने के लिए, पार्शियल डिपेंडेंसी वगैरह समझने के लिए आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। फंक्शनल डिपेंडेंसी, हाँ जी, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर एक टेबल में कोई एक एट्रीब्यूट है ए, जो कि वैल्यू ऑफ बी डिटरमिन कर सकता है, वैल्यू यानी एक एट्रीब्यूट ए है, किसी रिलेशनशिप, किसी रिलेशन में, किसी टेबल में एक एट्रीब्यूट ए है, जो यूनिकली डिटरमिन करता है वैल्यू ऑफ बी, तो हम कहेंगे जी ए जो है वो डिटर्मिनेंट है, वो डिटरमिन कर सकता है, और जो बी है वो डिटरमिन्ड है, जो डिटरमिन होगा। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ये दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान होती है कि एक एट्रीब्यूट से अगर हम डिटरमिन कर सकें कोई दूसरी एट्रीब्यूट, यहाँ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी, यानी एक एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी डिटरमिन कर सकता है, तो जितनी एट्रीब्यूट्स को वो डिटरमिन करेगा वो सारी डिपेंडेंट हैं ए के ऊपर, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसे हम कहते हैं कि ये वाली एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंडेंट हैं ए के ऊपर। मिसाल के तौर पे जैसे आपके सामने है कि ये एक टेबल है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी। तो ये नीचे लाइन लगी हुई है कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी से हम उसका एम्प्लॉय नाम, वो इसका डिपार्टमेंट नंबर, उसकी सैलरी डिटरमिन कर सकते हैं। तो मतलब ये तीन एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉय आईडी के ऊपर।
ठीक है, ये आपको समझ आ गया फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है जी, आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो ये है जी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब नीचे ये एक टेबल दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो एम्प्लॉय आईडी से हम निकाल सकते हैं उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट नंबर, उसकी सैलरी। यानी कि ये एक डिटर्मिनेंट है इन तीन एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। और ये एट्रीब्यूट और ये एट्रीब्यूट, ये दोनों मिलके डिटर्मिनेंट हैं डेट कंप्लीटेड के। ये दोनों डिटर्मिनेंट हैं डेट कंप्लीटेड के, ठीक है। तो यानी कि ये जो दो हैं ये डिटर्मिनेंट हैं इसके, और ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये इन इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इस टेबल में यानी कि दो डिटर्मिनेंट हैं, इस टेबल में दो डिटर्मिनेंट हैं। डिटर्मिनेंट वो है जो लेफ्ट साइड पे होता है, और जो डिटरमिन हो रहा होता है वो राइट साइड पे होता है। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की आपको पता है एक ऐसी की जो कि पोटेंशियली प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है। कैंडिडेट की एन एट्रीब्यूट आर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट का मजमुआ हमारी कंपोजिट प्राइमरी की भी हो सकती है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो, जो कि एक टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो कैंडिडेट की में और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क हुआ, डिटर्मिनेंट भी डिटरमिन कर रहा है और कैंडिडेट की भी डिटरमिन कर रही है। तो इनमें फर्क ये है कि जैसे इस टेबल में देखें कि प्राइमरी की या कैंडिडेट की, ये और ये हमारी कैंडिडेट की है, ये दोनों मिलके इसको भी डिटरमिन कर सकती हैं, इसे भी, यानी कि टेबल की हर रो को डिटरमिन कर सकती हैं। लेकिन ये भी एक डिटर्मिनेंट है जो कि इसे डिटरमिन कर सकता है अकेला, यानी कि एक अगर अकेला एट्रीब्यूट हो, यानी इस टेबल में डिटर्मिनेंट दो हैं, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी और कोस्ट टाइटल मिलके एक डिटर्मिनेंट है, और एक अकेला एम्प्लॉय आईडी एक डिटर्मिनेंट है। लेकिन कैंडिडेट की कितनी है, सिर्फ एक है, जो कि पूरे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। और डिटर्मिनेंट दो हैं, यानी एक ये डिटर्मिनेंट है जो इन तीन कॉलम्स को डिटरमिन कर रहा है, और एक ये दोनों मिल के डिटर्मिनेंट है जो कि पूरे टेबल को डिटरमिन कर सकते हैं, जो पूरे टेबल को डिटरमिन कर सकते हैं। ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसे एट्रीब्यूट्स का मजमुआ जो कि पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उसे कहते हैं कैंडिडेट की। और ऐसे एट्रीब्यूट या ऐसी एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जो टेबल की कुछ एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर सकें, वो डिटर्मिनेंट है, वो कैंडिडेट की नहीं है, वो डिटर्मिनेंट है। तो जैसे इस टेबल में डिटर्मिनेंट्स दो हैं लेकिन कैंडिडेट की एक है। ये जी कुछ कंसेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए थे, डिटर्मिनेंट क्या है, प्राइमरी की क्या है। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो हमने बात क्या की थी जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास हमने क्या खत्म करना है, रिपीटिंग ग्रुप। क्या खत्म करने हैं, रिपीटिंग ग्रुप। और रिपीटिंग ग्रुप समझते हैं जी है क्या, मैंने बताया था कि अगर एक कॉलम में, जैसे ये एक ऑर्डर है जी, ये समझें एक इतना एक हमारा एक रो है, यहां तक एक रो है, ठीक है, ये एक रो है। यानी एक रो में ऑर्डर आईडी ये है, ऑर्डर डेट ये है, कस्टमर आईडी ये है, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, और उस कस्टमर ने ये तीन चीजें खरीदी हैं, तो हमने ये तीन चीजें एक कॉलम में रख दी हैं। वो उन प्रोडक्ट्स के क्या नेम थे वो हमने एक कॉलम में, यानी कि एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आ रही हूं तो उसे हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड कॉलम, या उस कॉलम में रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, उस कॉलम में रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस कॉलम में, यानी कि एक कॉलम में दो वैल्यूज हैं, इसमें भी दो हैं, दो हैं, दो हैं। तो यानी कि इस टेबल में एक कॉलम में मल्टी वैल्यूड है या एक कॉलम में रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं। तो यानी कि ये टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इस नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए
हर कॉलम में एक वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वैल्यूज रिपीट कर देंगे, यहाँ वैल्यूज रिपीट कर देंगे, ये ऊपर वाले यानी कि 106 जो ऊपर डाटा है वो यहाँ फिल कर देंगे, फिर ये इतनी एक रो बन जाएगी, ये एक रो बन जाएगी, ये एक रो, यानी कि इस टेबल में 5 रोज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो रिपीटिंग ग्रुप्स है वो हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया आपको। रिपीटिंग ग्रुप होता क्या है कि एक कॉलम में मल्टी वैल्यूज रखना, उसे कहते हैं मल्टी वैल्यूड कॉलम या रिपीटिंग ग्रुप्स। होना क्या चाहिए डेटाबेस के रूल के मुताबिक कि एक कॉलम में एक वैल्यू हो, लेकिन यहां पे हमने एक कॉलम में 3 वैल्यूज रख दी। तो इनको खत्म करने के लिए क्या तरीकाकार है कि हम यहां भी ऊपर वाली वैल्यूज रख देंगे, तो यानी कि ये 3 रोज बन जाए। ठीक है, तो जब हम ये रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म कर लेंगे तो हमारा टेबल कैसे बन जाएगा, ये हमारा टेबल बन जाएगा। यानी कि आप इसमें एक कॉलम में एक वैल्यू है, यानी ये इतनी एक रो है, यानी इसमें 5 रोज हो गई हैं। एक रो में एक चीज है, एक रो में एक कॉलम में एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो यानी कि एक कॉलम में एक वैल्यू है, तो यानी कि मल्टी वैल्यूड नहीं है। जब एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज नहीं होंगी तो मतलब उस टेबल में रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है। जब रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है तो वो टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। यानी यानी कि ये हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। आपको समझ भी आ गया होगा कि रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और उनको खत्म कैसे करना है, यानी कि टेबल की सारी रोज के जितने कॉलम कॉलम खाली थे उनको फुल करके एक पूरी रो बना देना। तो ये हमारा टेबल जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब जी बारी आ गई जी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करना क्या है, खत्म करना है हमने पार्शियल डिपेंडेंसी। हमने खत्म करनी है पार्शियल, पार्शियल होता है हाफ। ठीक है, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करनी है और लेके क्या आना है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी लेके आनी है। पार्शियल यानी कि हाफ डिपेंडेंसी खत्म करनी है और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी टेबल में लेके आनी है। ठीक है, अब देखें जी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। पार्शियल डिपेंडेंसी ये है कि आपके टेबल में जो प्राइमरी की है वो कंपोजिट है। प्राइमरी की कंपोजिट है, मतलब प्राइमरी की दो या ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बनी हुई है जी प्राइमरी की। हमारी जो प्राइमरी की है अगर वो दो या ज्यादा कॉलम से मिलके बनी हुई है तो वो कंपोजिट प्राइमरी की है। ठीक है, जैसे इस टेबल में एक ये एट्रीब्यूट और एक ये एट्रीब्यूट, ये दोनों मिलके प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि इस टेबल में दो कॉलम से मिलके बनी हुई है प्राइमरी की, तो ये कंपोजिट प्राइमरी की है। अब होना क्या चाहिए, अब एक टेबल में जितनी भी कॉलम्स प्राइमरी की होते हैं उन्हें कहते हैं की एट्रीब्यूट्स, और उस टेबल के की एट्रीब्यूट्स के अलावा बाकी ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब होना क्या चाहिए था कि एक टेबल के जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ये और ये जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उन सब को प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। प्राइमरी की हमारी क्या है, कंपोजिट है, यानी कि हर नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन होना चाहिए इन दोनों दोनों वैल्यू की बेस के ऊपर। ठीक है, इन दोनों वैल्यू के बेस के ऊपर, तो फिर तो होगा फुली फंक्शनल। लेकिन अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के एक हिस्से के ऊपर डिपेंड है, वो ये हिस्सा हो सकता है या ये हिस्सा हो सकता है, यानी कि पूरी प्राइमरी की के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। और जो नॉन की एट्रीब्यूट दोनों एट्रीब्यूट्स यानी फुली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, तब हम कहेंगे कि ये एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। और जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की के किसी एक पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे उन्हें हम कहेंगे कि इस एट्रीब्यूट में और प्राइमरी की में पार्शियल डिपेंडेंसी है। ये फुल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। समझ आ गया होगा पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है।
कि हमारे कंपोजिट प्राइमरी की है और नॉन की एट्रीब्यूट अगर तो दोनों जो हमारे पार्ट हैं फुल प्राइमरी की उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो वो होगा फुली फंक्शनल, ओके है काम, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि फुल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि अपार्ट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो तब आएगी पार्शियल डिपेंडेंसी, और वो पार्शियल डिपेंडेंसी हमने खत्म करनी है। तो मैं होप करता हूं कि आपको पार्शियल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। पार्शियल डिपेंडेंसी समझ आ गई है तो अब देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म कैसे करनी है। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ ढूंढ के स्टेप्स निकाले हैं कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म कैसे करनी है। ठीक है, करें क्या जी, क्रिएट अ न्यू रिलेशन यानी न्यू टेबल बनाएं हर प्राइमरी की के लिए आर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज डिटर्मिनेंट इन अ पार्शियल डिपेंडेंसी। ये वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस टेबल में ये प्राइमरी की है और ये यानी कंपोजिट प्राइमरी की है। वो कह रहा है कि ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट जो इसके इस प्राइमरी की के पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे उनका एक टेबल बनाए, और ऐसे एट्रीब्यूट जो इस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे थे यानी इस पार्ट के ऊपर उनका एक अलग से टेबल बनाए। ठीक है, वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, यानी प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल थी। वो कह रहा है कि ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट जो इस पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे उनका अलग से टेबल बनाए, और ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट जो इस पार्ट ऑफ प्राइमरी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे उनका एक अलग से टेबल बनाया जाए। ठीक है, पहले स्टेप में आपने ये करना है कि कंपोजिट प्राइमरी की ऐसे एट्रीब्यूट जो एक पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे उनका एक टेबल, और ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे प्राइमरी की के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे उनका एक अलग से टेबल बनाना है। ठीक है जी, एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मूव द नॉन की एट्रीब्यूट्स, यानी कि ठीक है वो बात बता दी है मैंने। एक बात और करना है, एक काम कि ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट जो कि फुली फंक्शनली डिपेंडेंट थे, यानी कि ऐसे भी एट्रीब्यूट तो होंगे जो कि फुल्ली डिपेंडेंट होंगे प्राइमरी की के ऊपर, उनका भी एक टेबल बनेगा। यानी कि जब आपके सामने एक ऐसा टेबल आएगा जिससे आपने पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो आपने तीन काम करने हैं। आपने देखना है कौन से एट्रीब्यूट हैं जो कि फुली डिपेंडेंट है प्राइमरी की के ऊपर, उनका एक टेबल बन गया। फिर देखना है कि ऐसे कौन से नॉन की एट्रीब्यूट हैं जो कि एक पार्ट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, उनका एक टेबल बन गया। ऐसे कौन से एट्रीब्यूट हैं जो दूसरे प्राइमरी की के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, उनका एक टेबल बन गया। यानी तीन तरह के टेबल बन जाएंगे। तो जैसे इसमें यानी कि ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी से ऑर्डर क्वांटिटी पता चल रहा है, यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी फुली डिपेंडेंट है प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों के ऊपर। ठीक है, तो एक टेबल ये बन जाएगा। दूसरा टेबल यानी एक ऑर्डर आईडी इस प्राइमरी की के पार्ट के ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस। यानी कि ये जो एट्रीब्यूट हैं ये ऑर्डर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो यानी कि इनका एक टेबल बन जाएगा। अब इस प्राइमरी की के पार्ट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था, यानी कि इनका एक अलग से टेबल बन जाएगा। तो यानी तीन टेबल बन जाएंगे जो कि नीचे बने हुए हैं। एक ये टेबल बन गया, ये फुली फंक्शनल जो था वो आएगा। ये प्रोडक्ट आईडी के ऊपर जो नॉन की डिपेंड कर रहे थे वो इस टेबल में आ गए, और जो ऑर्डर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो इस वाले टेबल में आ गए। तो जब हमने ये काम कर लिया तो क्या हुआ जी, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। ठीक है, अब ये नीचे सम फैक्ट्स, यानी कि मैंने आपके लिए कुछ फैक्ट्स निकाले हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, आपको जान के अच्छा लगेगा कि अगर एक टेबल है जिसमें प्राइमरी की सिर्फ एक एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई है, अगर एक ऐसा टेबल है जिसमें प्राइमरी की कंपोजिट है ही नहीं, इसमें प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई है, तो उस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आ सकती। क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी तब आती है जब
जो प्राइमरी की है वो 2 या ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हो, और अगर प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई है तो पार्शियल डिपेंडेंसी आ ही नहीं सकती। ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि अगर टेबल में कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है, यानी टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट हैं सारे के सारे की का हिस्सा है, कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है, तो उस टेबल में भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आ सकती। अगर ये दो बातें हों टेबल में, तो वो टेबल ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में गिना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ये हमने अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया कि कैसे हमने रिमूव करना है जी, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है और उसको खत्म कैसे करना है। अब हमारा जी तीसरा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हमने खत्म करनी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हमने खत्म करनी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है जी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वैसे अगर हम जनरल पढ़ें तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू नॉन की एट्रीब्यूट्स, यानी एक नॉन की एट्रीब्यूट से दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट अगर डिटरमिन कर लें तो हम कहेंगे यहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट बने किसी दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट का, तो हम ये कहेंगे कि इस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी टेबल में देखें, ये जो हम पिछला था, तो ये क्या है जी? ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है, यानी कि ये प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है, ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट है। लेकिन ये डिटरमिन कर रहा है, कस्टमर आईडी डिटरमिन कर सकती है कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस, यानी कि एक नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन कर रहा है दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स को। तो ये होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन करे, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, एक नॉन की एट्रीब्यूट को का डिटरमिन करना दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स को, ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब जी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म कैसे करनी है, उसके मैंने स्टेप्स लिखे हैं जी। करना क्या है जी आपने, द प्राइमरी की, नहीं नहीं ये तो नहीं है, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे खत्म करनी है, स्टेप क्या है कि फॉर ईच नॉन की एट्रीब्यूट दैट इज डिटर्मिनेंट, यानी जो एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट जो डिटर्मिनेंट बन रहा था, डिटर्मिनेंट इन अ रिलेशन, क्रिएट अ न्यू रिलेशन, एक नया रिलेशन बनाएं, दैट एट्रीब्यूट बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द न्यू रिलेशन। ठीक है, यानी इससे क्या मुराद है कि वो नॉन की एट्रीब्यूट जो कि बाकी नॉन कीज को डिटरमिन कर रहा था, उनका एक अलग से टेबल बनाएं और इस डिटर्मिनेंट को उस टेबल का प्राइमरी की बना दें। ठीक है, यानी जो डिटर्मिनेंट, जो नॉन की एट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट बन रहा था उसको अलग से ले आए, यानी और जो जिनको डिटरमिन कर रहा था वो दूसरे टेबल में ले आए, तो जो डिटरमिन कर रहा था वो नए टेबल की प्राइमरी की बन जाएगी, यानी नया टेबल बनाएंगे जिसमें कस्टमर आईडी प्राइमरी की बन जाएगा, और ये दोनों उसमें नॉन की, यानी कि उसके 3 एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल में, ये प्राइमरी की और ये 2 नॉन की एट्रीब्यूट्स। पहली पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात मैंने साथ ही बता दी है कि जो नया टेबल बनेगा उसकी प्राइमरी की जो जो डिटर्मिनेंट बन रहा था वो बन जाएगी, और जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो उसके टेबल के सादा रोज बन जाएंगी। तीसरा जो आपने स्टेप करना है कि लीव द एट्रीब्यूट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है कि
ये जो नॉन की एट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट बन रहा था, इसको पहले टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पे छोड़ जाना है। पहला स्टेप क्या करना है कि यानी ये नॉन की एट्रीब्यूट इनका बन रहा था डिटर्मिनेंट, इन तीनों रो कॉलम्स को उठा के एक नया टेबल बना देना है जिसकी प्राइमरी की ये वाला डिटर्मिनेंट होगा। एक काम। दूसरा काम ये करना है कि ये वाला जो नॉन की एट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट बन रहा था, ये पहले वाले टेबल में एज अ फॉरेन की रह जाएगा, फॉरेन की के तौर पे रखना है इसे। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लीव द एट्रीब्यूट दैट सर्व्स एज अ प्राइमरी की इन द न्यू टेबल, यानी नए टेबल की प्राइमरी की बनने वाला ओल्ड टेबल में रख दें टू सर्व एज फॉरेन की, यानी फॉरेन की के तौर पे सर्व करने के तौर पे नए टेबल की जो प्राइमरी की बना रहे हैं उसको रख दें। ठीक है। तो जो नए रिलेशनशिप बनेंगे इस टेबल को, यानी ट्रांजिटिव खत्म करने के बाद एक टेबल में ये एट्रीब्यूट रह जाएगा, ये एट्रीब्यूट रह जाएगा और ये एट्रीब्यूट एज अ फॉरेन की के तौर पर रह जाएगा। वो एक नया टेबल बनेगा जिसमें ये प्राइमरी की होगा, ये नॉन की, ये नॉन की। तो जी ये आपके सामने है कि एक टेबल ये बन गया और एक टेबल ये बन गया, और नए टेबल की प्राइमरी की पुराने टेबल में भी रख दी है जो सर्व करेगी एज अ फॉरेन की। ये डॉटेड लाइन से हम फॉरेन की को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जी हमने खत्म कर दी टेबल से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये हमने टेबल से खत्म कर दी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि रिपीटिंग ग्रुप्स क्या हैं, वो खत्म कैसे करने हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, उसको खत्म कैसे करना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, उसको खत्म कैसे करना है। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।